Hello dear students, today we will study Faraday's laws of induction. हम लोगों को ये पता है बच्चों कि करंट कैरिंग कॉइल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क, और हमें भी पता है कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड. तो बिकॉज करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो इसका मतलब अगर हम माने कि नेचर में सिमेट्री है तो मैग्नेटिक फील्ड से भी करंट प्रोड्यूस होना चाहिए, ऐसा साइंटिस्ट लोगों का थॉट था. और अगर एक कॉइल को एक्सटर्नल फोर्स लगाकर, एक्सटर्नल टॉर्क लगाकर मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करवाया जाए तो भी करंट प्रोड्यूस होना चाहिए. तो इन थॉट्स को लेकर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए फैराडे ने इंग्लैंड में एक्सपेरिमेंट्स किए अराउंड 1831 में, और उसी टाइम पर एट द सेम टाइम साइंटिस्ट हेनरी थे, उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स में सेम एक्सपेरिमेंट्स किए. लेकिन पहले पब्लिश जो है वो फैराडे ने करवा दिए थे अपने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, इसलिए इनको फैराडे लॉ के नाम से जाना जाता है. तो आप देखिए कि उनके क्या एक्सपेरिमेंट से एक्सपेरिमेंट 1 में आपको शो करता हूँ. इसमें आप देख सकते हैं कि ए में जब मैग्नेट कोई मोशन नहीं कर रही है तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है. जब मैग्नेट को टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करवाया गया विद ए सर्टेन वेलोसिटी v1 तो राइट डिफ्लेक्शन आया, और जब सेम मैग्नेट को राइट में मूव करवाया गया तो डिफ्लेक्शन लेफ्ट में आया, जैसा कि डी पोर्शन में गिवन है. जब इसको और ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करवाया गया, स्पीड बढ़ा दी गई मैग्नेट की, तो डिफ्लेक्शन और ज़्यादा आने लगा गैल्वेनोमीटर में. इसका मतलब करंट और ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ. और आप देख सकते हैं कि अगर इसको अंदर स्टेशनरी रखा गया मैग्नेट को कॉइल के अंदर तो भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं था. तो आप देख सकते हैं कि जब कोई मोशन नहीं है तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, अंदर स्टेशनरी रखा है तो भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं है. लेकिन जब मैग्नेट को मूव करवा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन आ रहा है, और मैग्नेट को लेफ्ट मूव करवा रहे हैं तो राइट डिफ्लेक्शन है, और राइट मूव करवा रहे हैं तो लेफ्ट डिफ्लेक्शन आ रहा है. यानी डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन रिवर्स हो रही है अगर मैग्नेट के मूव करने की डायरेक्शन को चेंज किया जाए तो इन सब से हमें जो कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हमारे सामने आए इन ऑब्जर्वेशन से, वो हम ये कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट 1 शोज दैट रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेट एंड कॉइल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर. इट्स लाइक कि अगर कॉइल को रेस्ट में रख के मैग्नेट को मूव कराएं टुवर्ड्स लेफ्ट, या मैग्नेट को रेस्ट में रख के कॉइल को मूव कराएं टुवर्ड्स राइट, आई मीन टू से इफ मैग्नेट और कॉइल दोनों पास आ रहे हैं, दोनों पास किसी भी वजह से आ सकते हैं, वो केवल मैग्नेट के मूव करने की वजह से भी आ सकते हैं, केवल कॉइल के मूव करने की वजह से आ सकते हैं, दोनों के मूव करने की वजह से भी आ सकते हैं, तो डिफ्लेक्शन मिलता है. और जब कॉइल और मैग्नेट के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है तो फिर डिफ्लेक्शन ज़ीरो आता है गैल्वेनोमीटर में. तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से हम लोग क्या फाइनली कंक्लूड कर रहे हैं, दैट रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेट एंड कॉइल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर. एट द सेम टाइम अगर हम एक और एक्सपेरिमेंट देखें जो फिगर मैंने नीचे दिखाया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कि देयर आर 2 कॉइल्स. कोई भी कंडक्टर मूव नहीं कर रहा है इसमें, ना कॉइल 1 मूव कर रहा है ना कॉइल 2 मूव कर रहा है. लेकिन कॉइल 1 के साथ हमने एक AC सोर्स लगा दिया है. ये AC सोर्स क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली करंट की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है कॉइल 1 में, और हम देख रहे हैं कि कॉइल 1 में डायरेक्शन चेंज होने की वजह से कॉइल 2 जो इसके पास रखा हुआ है उसमें गैल्वेनोमीटर एक डिफ्लेक्शन शो कर रहा है. कॉइल 2 में कोई बैटरी नहीं लगी हुई है, लेकिन फिर भी कॉइल 2 डिफ्लेक्शन शो कर रहा है. ऐसे ही ऊपर जो कॉइल था उसमें कोई बैटरी नहीं लगी थी, लेकिन फिर भी वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा था. तो एक्सपेरिमेंट 2 हमारे पास क्या शो कर रहा है, एक्सपेरिमेंट 2 में हम देख सकते हैं दैट चेंजिंग करंट इन कॉइल 1 इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर. अगर इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स को हम देखें, इसमें फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में रिलेटिव मोशन वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर करंट, एंड सेकेंड में चेंजिंग करंट वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूस्ड करंट. ये जो करंट प्रोड्यूस होता है जिसमें बैटरी नहीं लगाई जाती फिर भी करंट प्रोड्यूस हो जाता है, इस करंट को हम इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं, बिकॉज ये इंड्यूस हो रहा है. और ये करंट इंड्यूस होने का रीज़न क्या होगा, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ
ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ होगा। तो जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, और उसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको इंड्यूस करंट बोलते हैं। तो एक्सपेरिमेंट 1 और 2 को अगर मिलाकर हम कुछ चीज़ें डिफाइन करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों एक्सपेरिमेंट से हम लोग क्या कंक्लूड कर रहे हैं। फ्रॉम दीज एक्सपेरिमेंट्स वी कैन कंक्लूड दैट चेंज इन नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू ए सर्किट इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन द लूप। आप देखिए कि फर्स्ट और सेकंड दोनों में बेसिकली आप कह सकते हैं कि इस मैग्नेट से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, और जब इस कॉइल को मूव कराया जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे चेंज हो रही हैं रिलेटिव मोशन की वजह से। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तभी चेंज होंगी जबकि रिलेटिव मोशन हो। यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं जब इसको स्टेशनरी रखा है, लेकिन ये चेंज नहीं हो रही हैं। तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, देयर इज नो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुआ, इंड्यूस्ड ईएमएफ उस केस में 0 है। इसका मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो चेंज होती हैं वो रेस्पॉन्सिबल होती हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए। तो हमने यहाँ पर क्या कंक्लूड किया, चेंज इन नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सर्किट लूप इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन द लूप। और बेसिकली ये जो चेंज है उसमें रेट ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, अगर ये कब ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है जब तेज वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं, जब कम वेलोसिटी से मैग्नेट को मूव करा रहे हैं तो कम ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। इसका मतलब फाइनली क्या चीज़, रेट ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ फील्ड लाइंस दैट डिटरमिन्स द इंड्यूस्ड ईएमएफ। इस चेंज को इंड्यूस करने के लिए, इस चेंज को क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट एक मैथमेटिकल बनाने के लिए, टू मेक दिस स्टेटमेंट क्वांटिटेटिव, हम कुछ मैथमेटिकल अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो उसके लिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं। टू मेक दिस स्टेटमेंट क्वांटिटेटिव वी डिफाइन ए फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप लोगों ने पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल टू बी डॉट डी ए का इंटीग्रेशन। यहाँ पर डी ए वैक्टर वैसे ही एक स्मॉल एलिमेंट लिया है आपने, एलिमेंट ऑफ एरिया ऑफ सरफेस, और आउटवर्ड नॉर्मल को पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। आउटवर्ड नॉर्मल, या आप इसमें ये कह सकते हैं कि डायरेक्शन जो है वो आउट क्या होनी चाहिए, सरफेस के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी वो डी ए वैक्टर की डायरेक्शन होगी। तो बी, अगर बी कांस्टेंट है और आपने प्लेन एरिया लिया है, अगर प्लेन एरिया लिया है और मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों में कांस्टेंट है तो फ्लक्स को हम क्या लिख सकते हैं, बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा विल बी एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। नॉर्मल टू द सरफेस ये डायरेक्शन एरिया वेक्टर की होती है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी। तो हम लोगों ने यहाँ तक क्या कंक्लूड किया कि मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज रेस्पॉन्सिबल है ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए। यही फैराडे लॉ है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ यू कैन सी दैट मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ in a circuit is equal to the rate at which magnetic flux through the circuit is changing with time. This is known as Faraday's law. अभी हम केवल इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो यू कैन सी कि इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, इक्वल टू डी फाई बी बाय डी टी, जहाँ पर फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, इस मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर हम यूनिट देखना चाहें तो यूनिट कितनी हो जाएगी इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स की, बी की यूनिट क्या होती है, टेस्ला, और ए की यूनिट क्या हो गई, मीटर स्क्वायर। तो 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड 1 वेबर। तो ऐसा ही यूनिट फ्लक्स की वेबर होती है। इसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड की एक यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर भी आ जाएगी। ठीक है, तो ईएमएफ अगर इफ देयर आर n टर्न्स देन ईएमएफ कितना हो जाएगा, n इंटू डी फाइव बाय डी टी। n टर्न्स अगर सेम कंट्रीब्यूशन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये तो हो गया ईएमएफ की मैग्नीट्यूड की बात। नाउ डायरेक्शन के लिए देयर इज अनदर लॉ विच इज नोन एज लेंज लॉ। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इंड्यूस हम डिफाइन कर सकते हैं। डायरेक्शन के लिए देखिए किस तरीके से देखा जाएगा, फ्लक्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड
ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट अपोजेस द चेंज इन फ्लक्स दैट कॉजेज द इंड्यूस्ड करंट। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर करंट, फॉर एग्जांपल आप ऐसे सोचिए कि मैं यहाँ पर एक वायर ले लूँ जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, और करंट आई फ्लो होने की वजह से यहाँ पर एक कॉइल रखा हुआ है। ड्यू टू करंट आई, magnetic field is inverse. Now if I is increased, if I increases, then flux passing through coil will increase, और उसकी डायरेक्शन क्या है? इनवर्स। तो ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विल बी सच दैट इट अपोजेस दिस चेंज ऑफ फ्लक्स विच इज इंक्रीजिंग इनवर्ड्स। तो इंड्यूस्ड करंट की वजह से फ्लक्स आउटवर्ड आना चाहिए। तो ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट फ्लक्स किधर आना चाहिए? आउटवर्ड्स आना चाहिए, क्योंकि अपोज करेगा ये इसका। किस चीज़ का अपोज कर रहा है? इंक्रीज होने का अपोज कर रहा है। इंक्रीज होने का अपोज कर रहा है तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जानी चाहिए? अपोजिट होनी चाहिए। और इंड्यूस करंट की वजह से आउटवर्ड फ्लक्स आएगा। तो आउटवर्ड फ्लक्स कब आएगा? इसकी वजह से जब इसमें क्लॉकवाइज करंट हो या एंटी क्लॉकवाइज करंट। तो अगर हम फिंगर्स को कर्ल करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा या मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा। तो अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा था उसका ये अपोज करेगा। तो ये इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। आप समझ रहे हैं किस तरीके से लेंज लॉ लगाया जाएगा? आप ये भी देख सकते हैं कि अगर मैं ऐसे बोलूं, सपोज यहाँ पर देयर इज ए कॉइल एंड नॉर्थ साउथ, अगर हम नॉर्थ को इसके पास लाते हैं, अगर हम नॉर्थ को यहाँ से पास लाते हैं तो नॉर्थ के पास आने की वजह से इससे जो पास होने वाला फ्लक्स होगा वो टुवर्ड्स राइट बढ़ रहा होगा। तो अगर ये इधर मूव कर रहा है तो कॉइल में एक ऐसा करंट प्रोड्यूस होना चाहिए जिससे की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट की तरफ आए। मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट की तरफ आएगा, इसका मतलब अगर मैं इधर से देखूंगा तो इधर से देखने पर मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट की तरफ आना चाहिए। तो इधर से देखने पर नॉर्थ पोल बनना चाहिए, क्योंकि अगर नॉर्थ पोल पास आ रहा है और ये भी नॉर्थ पोल बन जाएगा तो नॉर्थ पोल बनने की वजह से क्या होगा? ये इसके पास आने का अपोज करेगा। तो ऐसे एन बनाकर उस पर अगर हम एरो लगा दें तो ये डायरेक्शन इसको दिखाई देगी यहाँ से। तो ये बोलेगा कि डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए नॉर्थ पोल होने के लिए? दिस शुड बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये बोलेगा कि करंट किधर फ्लो हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। अगर यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर होगा तो उसके लिए ये पोल कौन सा बनेगा? उसके लिए देखने पर ये पोल साउथ पोल बन रहा होगा, और उसकी वजह से डायरेक्शन किधर आ रही होगी? क्लॉकवाइज आ रही होगी। तो बेसिकली ऑब्जर्वर पर डिपेंड करेगा कि उसको कैसी डायरेक्शन दिखाई देगी। लेकिन अगर आप मैग्नेट की तरफ से देखेंगे तो मैग्नेट की तरफ से देखने पर एक कैसा दिखाई देगा? नॉर्थ दिखाई देगा। और नॉर्थ में डायरेक्शन किस तरफ होगी? अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल बनेगा। अगर ये कॉइल ऐसे रखा होता कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल इससे दूर जा रहा होता, तो अगर नॉर्थ पोल दूर जा रहा होता तो ये दूर जाने का अपोज करता, और दूर जाने का अपोज करता तो एक क्या बन जाता? साउथ बन जाता। साउथ तब होगा जिसमें करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा। तो इधर वाले ऑब्जर्वर को क्लॉकवाइज करंट दिखाई देता और इधर वाले ऑब्जर्वर को ये करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देता। तो इस तरीके से डिफरेंट केसेस में आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि ऑब्जर्वर को करंट किस डायरेक्शन में दिखाई देगा। दिस इज शोन बाय लेंज लॉ। लेंज लॉ इज ए बेसिक स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है बेसिकली ये। कैसे है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? अगर आप समझने की कोशिश करें, देखिए अगर मैग्नेट कॉइल की तरफ जा रहा है, नॉर्थ पोल पास जा रहा है, और अगर इसने मैग्नेट के पास आने का अपोज किया, इसका मतलब इस मैग्नेट को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाते रहने के लिए आपको कोई फोर्स लगाना पड़ेगा। इन दोनों में रिपल्शन होगा।
आप सोचिए कि अगर ऐसा नहीं होता, अगर मैग्नेट के नॉर्थ पोल को पास ले जाते और कॉइल साउथ बन जाता, तो अपने आप ही अट्रैक्टिव फोर्स लगने लगता, मैग्नेट की वेलोसिटी और बढ़ने लगती, मैग्नेट की वेलोसिटी और बढ़ने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स और तेजी से प्रोड्यूस होता, वो चेंज होता, मैग्नेटिक फ्लक्स और तेजी से चेंज होगा, और ज़्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होता, और ज़्यादा करंट फ्लो होने लगता। तो आप देख सकते हैं दिस इज वायलेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कोई वर्क नहीं कर रहा है, एक बार आपने मैग्नेट को छोड़ दिया मूव करा के, मैग्नेट की वेलोसिटी भी बढ़ती जा रही है, करंट भी बढ़ता चला जा रहा है, वर्क कोई कर नहीं रहा। तो दिस इज इम्पॉसिबल। दैट्स वाई लेंज लॉ इज ए बेसिक स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर ऐसा नहीं होगा, इसके अकॉर्डिंग करंट फ्लो नहीं होगा, तो दिस विल बी वायलेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आई होप आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि लेंज लॉ और फैराडे लॉ को मिला के हमारा एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट बनता है इक्वल टू -N/dy/dt, where phi is magnetic flux। ओके, तो इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे।